Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome you our rapid revision of CA Inter Costing. So दोस्तों, here I am CA Sumit Maru with you, having teaching experience of 8+ years for specifically costing subject for CA, CMA, CIMA, ACCA. Here I am with rapid revision, जहाँ पे हम हमारे CA Inter के लिए फटाफट rapid revision करने वाले हैं. So guys, without any wasting time, I know this is live premiere with you, so all the guys who have joined with me in this live session, please note that ये live premiere है. Even though मैं आपके लिए आपके चैट पे बीच में अवेलेबल रहूंगा, बट यस अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस, तो आप बिंदास वो डाउट को नोट डाउन कर दो अभी आपके पास में, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर दो, बिकॉज मैं एवरी 10th, 20th एंड 30th को फिर लगे तो हमारी ज्यादा डाउट आपको आ रहे तो मैं एवरी वीक भी कर दूंगा दोस्तों. मैं डाउट सेशन ऑनलाइन जूम के ऊपर 1-to-1 लेता हूं, तो आपको जो भी डाउट है, जो भी छोटे मोटे डाउट है कंसेप्ट में, क्वेश्चन में, वो आप मेरे से कभी भी कनेक्ट करके जूम के ऊपर सॉल्व कर सकते हो. बट ये वीडियो में मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे फटाफट आपको सारे कंसेप्ट, यस गाइस, वी आर गोइंग टू कवर ऑल 100% कंसेप्ट्स प्लस ऑल 100% फॉर्मूला प्लस ऑल 100% एडजस्टमेंट, और वही इसके साथ में एड ऑन हम करेंगे दोस्तों आईसीआई के ट्रैप्स, कहां कौन से क्वेश्चन में आईसीआई कैसे ट्रैप्स डालती है हम ये भी देखेंगे, और साथ में हम इस ट्रैप से कैसे निकलेंगे और कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स यूज करके आप फटाफट बाहर निकल सकते हो, आपका टाइम सेव कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे. सो गाइस, आई विल गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट दिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस ऑल रैपिड रिवीजन सेशन. यहां पे हम हर चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं. हर दिन मैं शाम को 7 बजे आने वाला हूं. आपको लिंक्स हमारे मेरा यूट्यूब वी स्मार्ट के यूट्यूब पे रहेगा, मेरे खुद के सीए सुमित मारू के यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, और लिंक्स अगर आपको चाहिए तो मेरा पूरा इसका जो बना के रखा हुआ हमारा, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. प्लस गाइस, specifically, so this is the whole schedule which I am sharing with you. ये हमारा पूरा शेड्यूल है. Every day 7 PM it's going to be live for you. I will suggest guys please do it live, because आपका टाइम वेस्ट नहीं होने की गारंटी पूरी मैंने ली है. इसके अंदर अभी के पहले 2 मिनट के बाद में कोई प्रमोशन नहीं है. ओके, इट्स मेंट फॉर योर मैक्सिमम बेनिफिट कि कम टाइम में आप पूरे कंसेप्ट कैसे रिवाइज कर सको. बिकॉज मुझे बहुत से बच्चों की यही क्वेरी आती है कि सर कॉस्टिंग इज सो ह्यूज, हाउ टू कवर ऑल दिस कंसेप्ट्स, हाउ टू राइट द आंसर फॉर थ्योरी क्वेश्चंस, हम थ्योरी एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर पाए. तो इसका एक ही आंसर है बच्चा, आप रिवीजन अच्छे से मैनेज करो, प्लान करो, तो आपको ये सारे ऑटोमेटिक डाउट सॉल्व होते जाएंगे. ओके, बट यस विद दिस, अगर आपको इसके अलावा भी कोई सपोर्ट चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच टू मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वेरेवर यू कैन, वेरेवर यू आर अवेलेबल, वेरेवर आई एम अवेलेबल एंड यू आर ऑल्सो अवेलेबल. प्लस उसके बाद दोस्तों, अभी हर 10, 20, 30 को मेरे डाउट सेशन हो रहे हैं. आई जस्ट क्विकली गिव इट गाइस कि वेयर ऑल यू कैन रीच आउट टू मी. So we are having doubt session on every 10th, 20th and 30th on Zoom. उसके बाद मैंने प्रीवियस 3 अटेम्प्ट के पेपर आपके लास्ट प्रीवाई क्योंकि एक अलग फॉर्मेट में लिए दोस्तों. मैं फटाक से आपको बता देता हूं एंड देन विल गो टू द रैपिड रिवीजन. एक अलग फॉर्मेट में लिए हैं. मैंने क्या किया है, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे आंसर्स के टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं, ताकि आप खुद से सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपको आए और एक थोड़ा एग्जाम का फील भी आपको मिले, और टाइम भी आपका कम जाए. तो कम टाइम में एग्जाम का फील लेके कैसे आप दे सकते हो, ये मैंने लास्ट 3 इयर्स के सॉल्व करके रखे हुए हैं हमारे वी स्मार्ट के एकेडमी के चैनल पर, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे. और इसका एक फॉर्मेट जो है ये मेरे टेलीग्राम पे या वो ही हमारे वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा. डू दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नाउ अब आगे जाके इन द मंथ ऑफ अगस्त अराउंड 15th और 20th अगस्त आई एम गोइंग टू ब्रिंग टॉप 100 क्वेश्चंस. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिवीजन. ये तो हम 100% कंसेप्ट रिवाइज कर ही रहे हैं, बट यहां पे हम इस रिवीजन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे. मैं क्वेश्चंस की डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं बस कंसेप्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो फटाफट लूंगा और आगे बढ़ूंगा. बिकॉज यहां पे हमारा मेन इंटेंशन है कि हम पूरे कंसेप्ट रिवाइज करें. ओके, क्वेश्चंस के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस में अराउंड 15 या 20 अगस्त के आसपास लेके आऊंगा. आप स्टे एक्टिव रहना हमारे यूट्यूब एज वेल एज हमारे टेलीग्राम चैनल पे. तो वहां पे आपको टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊंगा जिससे आपकी वापस more than 80% concept रिवाइज हो जाए इन क्वेश्चन फॉर्म. एंड देन अगेन अ डे बिफोर योर एग्जामिनेशन मैं एक उसी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन और छान कर ऐसे लेके आऊंगा जिसकी आपको सेकंड प्रैक्टिस चाहिए, जो एग्जाम में आने की जिनकी बहुत ज्यादा आशंका है. Okay, so that's it. So yeah, the top 100 question and then that is going to be followed by top 50 question. और उसके अलावा आपको मेरे से क्या चाहिए प्लीज मुझे बताओ. आई एम ऑल अवेलेबल फॉर यू विथ whatever things I can do it for you. Okay, so that's it. So this is a schedule. You can take a screenshot of this.
दिस इज आवर चैनल वेयर यू कैन रीच आउट टू मी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड देन नाउ जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल 5 मिनट मैंने लिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर रिवीजन। सो गाइस सी अगेन द नोट्स आई हैव मेड इट इन सो रिफाइंड वे। मैंने इन नोट्स के अंदर पिछले 8-10 साल में जो भी कंसेप्ट लिए गए हैं, आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी अलग अलग ट्रैप्स आपके लिए आईसीआई बिछाए गए हैं, ये सब पूरा अच्छी से प्लान करके लाया है। सो आई हैव यूज्ड ऑल माय माइट टू मेक दिस ब्यूटीफुल नोट्स। और ये नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्रैक कॉस्टिंग में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज जैसे जैसे हो गए आपको नीचे लिंक में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और वहां से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। सो without wasting any further time, let's start with our amazing first chapter which is about your cost and management accounting. So दोस्तों ये आपका जो पहला चैप्टर है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, क्योंकि आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी में, आप ये सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो जिंदगी में। चैप्टर तो ऑब्वियसली पहली बार ही पढ़ोगे। इसके पहले किसी ने भी कभी भी कोई भी कॉस्टिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा। से ये इंटर में इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। और मैं हमेशा जो क्लासेस में बोलता हूं कि फर्स्ट टाइम आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है उस सब्जेक्ट में अमेजिंग बेस बनाने का। So let's start with the first chapter. The first chapter in the first part gives you some definitions, basic definition, लेकिन MCQ क्वेश्चन में, और मैं तो आपको बोलूं अभी मैं हमारे मे के एक एग्जाम में भी पूरा 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। चलो लेट्स गो विद इट। सो अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट कॉस्ट, सिंपल। अगर आप कोई भी रिसोर्स देते हो, कोई भी रिसोर्सेज आप देते हो कोई भी चीज को लेने के लिए, वो बन गई आपकी कॉस्ट। इट नॉट नेसेसरी कि मॉनेटरी हो, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, क्योंकि हम कॉस्ट के बारे में, हम प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप कोई भी रिसोर्सेज दोगे, इट बिकम्स योर कॉस्ट। उसके बाद अब सर कॉस्ट तो समझ गया, कॉस्टिंग मतलब क्या होगा सर? सी, अब ये जो कॉस्ट आपने खर्ची है, ये जो कॉस्ट आपने स्पेंड की है, ये कॉस्ट को जब आप असर्टेन करोगे, साथ में मिलाओगे, साथ में लेकर आओगे, अच्छा भैया ये पेंसिल को लेने के लिए मैंने क्या क्या कॉस्ट दिया है, तो जो जो मैंने कॉस्ट दिया इन सबको मैं साथ में लेके आऊंगा, तो वो बन जाएगा मेरा कॉस्टिंग। इट्स अ प्रोसेस जहां पे मैं कॉस्ट को जमा कर रहा हूं, एड अप कर रहा हूं। Then comes cost accounting, process of cost accounting for cost। अब ये जो भी जमा की है इसका मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं कि हाँ पेंसिल का कॉस्ट पेंसिल में जाने दो, आईपैड का कॉस्ट आईपैड में जाने दो, कैलकुलेटर का कॉस्ट कैलकुलेटर में जाने दो, कैलकुलेटर का मेंटेनेंस कॉस्ट है कैलकुलेटर अकाउंट में जाने दो। तो ये जो होगा आपका दोस्तों, ये होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे अभी ये जो कॉस्ट हमने असर्टेन किए उनको हम सही से अपने अपने जगह भेज रहे हैं। Okay, see from recording income expenditure to preparing periodical statement for ascertaining and controlling cost, ताकि मुझे समझ में आए कि भैया मैंने टोटल आईपैड के ऊपर कितना खर्चा है, पेंसिल के ऊपर कितना खर्चा है, आईफोन के ऊपर कितना खर्चा है, ये पता चले। Then comes cost accountancy. Now see, application of costing and accounting principle to control cost and profitability ascertainment includes information from manage। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन को हम अप्लाई करेंगे ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाए। मुझे समझ में आए कि मैंने आईपैड के ऊपर टोटल कितना खर्चा किया है और क्या मैंने कम किया है, ज्यादा किया, जो मैंने सोचा था उससे कंपेयर करूंगा। सो दैट कम्स एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। देन कम्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा ब्रॉड है, ओके, इसको हम छोटे में नहीं रखेंगे, हम इसमें सिर्फ कॉस्टिंग तो इसका एक पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये अपने आप में एक बड़ा सुपर सेट है जिसके अंदर छोटे छोटे सेट्स है जो हम सबको लेकर आएंगे और ये बड़ा पिक्चर दिखाएगा आपको। सी व्हाट द डेफिनेशन गिवन हियर, प्रिंसिपल्स टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, इंक्रीज स्टॉक। भाई कोई भी तरीके से आप अपने स्टेक होल्डर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करोगे, मैनेजमेंट का हम अकाउंटिंग करेंगे, वो आ जाएगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Then last comes is your cost management। अब देखो कॉस्ट का मैनेजमेंट वर्ड एक क्लियर बताता है, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट टू प्लान मॉनिटर कंट्रोल कॉस्ट। सी वेरी कंफ्यूजिंग सर, बहुत कितनी चीजें आ गई सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल रखो चीजों को, डू नॉट कॉम्प्लिकेट योरसेल्फ। सिंपल कॉस्ट मतलब जो भी चीज आपने दी है, खर्चा किया है, रिसोर्सेज दिया है। कॉस्टिंग मतलब अब हम उन सबको असर्टेन कर रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या, अब हम इनका अकाउंटिंग करेंगे, सबको अपने अपने जगह भेज देंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी, अब ये अकाउंटिंग करके हमें जो नॉलेज आए जो हम अप्लाई करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द सुपर पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, एंड कॉस्ट मैनेजमेंट इज नथिंग बट योर मैनेजमेंट ऑफ द कॉस्ट, लाइक जो आप आपके बाद में प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोल में यूज करोगे, जिसको मैं हमेशा PMC भी बोलता हूं, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप बोल सकते हो, या फिर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के भाषा में मैं बोलूं प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। इसमें जो भी आप ये इंफॉर्मेशन यूज करोगे तब ये आपको बन जाएगा आपका कॉस्ट मैनेजमेंट।
ओके, सो नाउ हियर प्लीज रिमेंबर वन सिंपल फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, देखो कॉस्ट के बाद आपकी कॉस्टिंग होगी, कॉस्टिंग से आपके कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज यूज करके आप कॉस्ट अकाउंटेंसी करोगे, जो कि आपका मैनेजमेंट अकाउंट का पार्ट है, और जो कि एट द एंड आपको काम आएगा आपके कॉस्ट को सही तरीके से मैनेज करने के लिए। रिमेंबर दिस फ्लो, सो एवरीवेयर वेयरएवर पॉसिबल, जहां पे आप चीजों को अच्छी तरीके से याद रख सकते हो, आपको न्यूमेरिक चाहिए याद करने के लिए, वो यहां पे मैंने मेंशन किए गए। Okay, now sometime a question comes in theory. See, first chapter is mostly theory. तो I haven't skipped anything. I want to include everything ताकि आपको ये 1 घंटे 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर एक बार फटाफट रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ दोस्तों, अब जब मैं ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए कब जनरली आ जाता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी जो हमें यहाँ पे सीखा है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जहां पे आप अपने अकाउंट को अलग अलग जगह पोस्ट करते हो, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। तो सी, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहले तो यही काम है भैया, आप कॉस्ट असर्टेन करके लेकर आओ, जो कॉस्ट आपकी बची हुई है खर्ची हुई है, इन सबको असर्टेन करो। ये सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। अब जब हमें हर चीज की कॉस्ट पता है तो अब हम सही से सेलिंग प्राइस डिसाइड कर, से एवरीथिंग इज इन प्रोसेस। पहले हमने कॉस्ट असर्टेन किया, अब इसके बाद हमें क्योंकि पता है भरी का कॉस्ट कितना आया है, अब हम हमारे सही से सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में। तो कॉस्ट आया 20,000, 2,000 प्रॉफिट के ऐड किए, सेलिंग प्राइस बनाई 22,000। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आप तभी कर पाओगे जब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में पता रहेगा कब किसको कितनी कॉस्ट लगी है। देन कम्स योर कॉस्ट कंट्रोल। अब कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी काम आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस चीज के लिए इतना ही खर्चना है, तो अगर ये उससे ऊपर जाता है तो मैं कैसे कंट्रोल करूं। और यहां पे एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन के आता है, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और बाद में जाएंगे। अभी हम कॉस्ट कंट्रोल को देख लेते हैं। सी, यहां पे हम क्या करेंगे, एक पहले प्रीडिटरमाइंड टारगेट बनाएंगे कि ओके सर, ये कैलकुलेटर तो हमारा बनना चाहिए समझो 200 रुपए में, ये हमने टारगेट बनाया। अब हम क्या करेंगे, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कैलकुलेटर पे कितना खर्चा हुआ है। ओके, नाउ अब वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस। ये 200 रुपए बनाने को लगा है और हमने एक्चुअली कितने लगाए हैं, लगना चाहिए था 200 और हमने कितने लगाए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देन वी विल एनालाइज द वेरिएंस। सर लगना चाहिए था 200 पर हमें 220 लग गए, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगे, इसको हम एनालिसिस करेंगे। दिस पार्ट इज अंडर कॉस्ट कंट्रोल। सी, कॉस्ट कंट्रोल मतलब क्या कि चीजों को लिमिट में रखना है, चीजों को कम करना। ये कभी भी कॉस्ट कंट्रोल का मेन मकसद नहीं है। उसका मकसद यह है कि चीजों को अपने लिमिट में रखना है, अपने क्या बोलते हैं, अपने कैपेसिटी, अपने टारगेट्स के अंदर रखना है। दैट्स कॉस्ट कंट्रोल। ओके, सी, सो you could remember in this way. Thereafter cost reduction is also ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कंट्रोल कर दिया सर, लेकिन उसके बावजूद बहुत कॉस्ट हो रही है, तो अभी हम लग जाएंगे कॉस्ट रिडक्शन पे। कॉस्ट रिडक्शन इज योर फोकस्ड एफर्ट, जिसमें हम कॉस्ट को कम करेंगे। सी, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। यहां पे कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी चीज है, ये परमानेंट काम करेगा। जैसे कॉस्ट, जैसे इसकी पैकेजिंग ही बदल दो सर, पैकेजिंग के 10 रुपए लगते सर, नहीं वैल्यू नहीं ऐड करती, बदल दो। परमानेंट रिडक्शन। Okay, permanent reduction in unit cost of goods or service without impairing suitability for the use. उसके यूज को कोई भी फर्क ना पड़ते हुए जब आप आपकी प्राइस में परमानेंट रिडक्शन लेके आते हो दोस्तों, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट रिडक्शन। मतलब देखो, इसकी पैकेजिंग मैंने चेंज कर दी तो इसका मतलब क्या कैलकुलेटर का यूज कम हो जाएगा? नहीं, वो तो सेम ही यूज होना है, बट पैकेजिंग में मैंने पैसा बचा दिया। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। Further, see how good you would be doing segment activities like identify value added versus non value added activities. हम देखेंगे कौन सी चीज वैल्यू ऐड करती है, उनको रहने दो, कौन सी नहीं करती उनको निकाल दो। कंटिन्यूअस रिसर्च टू फाइंड मोस्ट ऑप्टिमल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मेथड। और कंटिन्यूअस हम रिसर्च करते रहेंगे जिससे हमें इसको बनाने की सबसे आसान तरीका मिल जाए, जिसमें कॉस्ट हमारी कम लगे। ओके, 3-4 assumptions. सेविंग इन यूनिट कॉस्ट हम करेंगे, सेविंग इन परमानेंट नेचर एंड यूटिलिटी ऑफ गुड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। हम हमारे हर प्रोडक्ट के कॉस्ट में बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कॉस्ट बचाएंगे जो हमेशा के लिए कम कर देगा और इसका जो फाइनल यूज है वो कहीं पे भी हैम्पर ना होने देंगे। दैट इज कॉस्ट रिडक्शन।
एंड देन कम्स योर असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सो देखो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के कितने ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो आपका कॉस्ट असर्टेनमेंट आ गया। जब आपने कॉस्ट असर्टेन कर दिया उसके बाद हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस तय कर दी और प्रॉफिटेबिलिटी तय कर दी। बट अभी हमें पता चला अरे भैया कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत ज्यादा हो रही है तो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। एंड देन अब ये सब करने का हमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएगा, बिकॉज हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमने क्या करना चाहिए, ये कैलकुलेटर सिस्टम बनाना चाहिए या लॉस में है तो इसको छोड़ देना चाहिए। So see, these are 5 simple linked objectives of your cost accounting जो आपको easy 5 marks देके निकल जाएगा। Okay? Objective of cost accounting is asked almost every attempt directly as a theory or as an MCQ। देखो पहला चैप्टर है, आपको सिखा ही रहे हैं पहली बार, तो भाई इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता है ताकि आपको समझे भैया इतना सब आप ज्ञान जो लेने वाले हो कॉस्टिंग में वो क्यों लेने वाले हो, इन सब चीजों के लिए। Are you guys all clear with me and there with me? Great. Now, as I've said you, May 26 का मैंने टॉप 50 क्वेश्चन दिए थे दोस्तों May 26 के लिए, और टॉप 50 क्वेश्चन में जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो यही था, कॉस्ट रिडक्शन वर्सेस कॉस्ट कंट्रोल, और यही क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क के लिए दिखा लास्ट क्वेश्चन के अंदर। सी okay, so that was a research, obviously it's not going to, it may not always happen, but जो मैं टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चन लेके आता हूं वो ऐसे ही लेके आता हूं जो आपको एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। So now what is cost control? Now as I've said you see here, कभी आपको डेफिनेशन में आ गया, जैसे आ गया था, तो देखो आपको 4 से 5 पॉइंट आसानी से लिखने हैं। एम दैट मेंटेनिंग कॉस्ट एज पर एस्टैब्लिश, भाई हमारा यहाँ पे काम यही है कि जो हमने स्टैंडर्ड तय किए वहां पे हमें कॉस्ट को रखना है। बस कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात करो तो यहां पे फोकस है कि कॉस्ट को कम करना है, यहां पे लिमिट में रखना है और यहां पे कम करना है, नाम में बोला हुआ है। दूसरा, सीक्स लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन में हम कैसे कॉस्ट कम से कम रखें। रिकॉग्नाइजेस नो कंडीशन एज परमानेंट, चेंज रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट, हम लगे तो चीजों को भी चेंज करेंगे, हमें कॉस्ट कम चाहिए करनी है। इंफोसिस ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट, पहले क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है दोनों को कंपेयर करना, ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल का काम है। बट यहां पे क्या है, अभी जो हो रहा है और आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं। सो करंट एंड फ्यूचर, इट्स अ प्रिवेंटिव फंक्शन, ये हम पहले से कोशिश कर रहे हैं कि भैया लिमिट में रहे, लिमिट में रहे, लिमिट में रहे, और यहां पे हम भैया बाहर चले गए अब करेक्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव, हम यहां पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन इज योर करेक्टिव कि भैया बढ़ गया है अभी कम करो, कंट्रोल तो हो गया है नहीं हो पा रहा है अब कम करो। देन ends when targets are achieved, as soon as your targets are achieved this cost control comes to end। भैया हमें कैलकुलेटर 200 बना था, 200 में बन गया, बात खत्म। बट कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार हमेशा कोशिश करेंगे कि हम कोई नई प्रोसेस लेके आए जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हम नया कुछ ऐसा करें जिससे हमारी कॉस्ट कम हो, हम ऐसा कुछ चीजें हटा दें नॉन वैल्यू जिससे हमारी कॉस्ट कम हो, ये हमेशा चलता रहेगा। बट कॉस्ट कंट्रोल तो एक टारगेट के साथ आता है, भैया 200 में बन गया, खुश, बात खत्म। कॉस्ट रिडक्शन हमेशा होते रहेगा। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? यस दोस्तों, यू विल गेट ऑल दिस नोट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। Student often reserve this cost control as preventive and cost reduction as corrective, ये प्लीज ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, उल्टा पुल्टा मत करना। नाउ सो नेक्स्ट थिंग कम हियर्स, यहां पे हमने देखा हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, कितना बड़ा हो सकता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप कोई भी टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन देख रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द वे विच विल गोइंग टू टेक यू देयर। सी, सबसे पहले कॉस्टिंग, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप में कॉस्टिंग आएगा, टेक्निक एंड असर्टेनिंग कॉस्ट, ये तो हम बार बार देख लिए कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग, अब ये जो आपने कॉस्ट असर्टेन किए इनको बराबर सही सही अपने अपने जगह पे भेज दो। एनालिसिस, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कहीं पे कोई वेरिएंस वगैरह तो नहीं आ रहा है, सारी चीजें जो हमने सोची तो जो की है क्या वो सही चल रही है नहीं चल रही है। देन कम्स योर कॉस्ट कंपैरिजन, जहां पे हम अल्टरनेटिव कोर्सेस मैनुअल वर्सेस सेमी मैनुअल, ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में कंपैरिजन वगैरह कर देंगे। दैट कम्स योर कॉस्ट कंपैरिजंस। कॉस्ट कंट्रोल, अभी जहां पे हमने देखा डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट वर्सेस एडवांटेज रिसीव्ड, चेक इफ कॉस्ट एक्सीड्स द बजट, हमें यहाँ पे बजट के अंदर रखने की कोशिश करनी है। कॉस्ट रिपोर्ट्स, अल्टीमेट फंक्शन, हर एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट का अल्टीमेट फंक्शन यही रहेगा कि जो भी वो एनालिसिस करके दे रहा है इसके एक सही रिपोर्ट बना के दे दे।
ओके, एंड देन मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कॉस्ट रिकॉर्ड एज प्रेस्क्राइब बाय स्टैट्यूट। तो अगर कोई जैसे कोई लॉ में अगर बताया गया है कि इतना इतना कॉस्ट के बारे में ये डिटेल आपको संभाल के रखनी है, तो वो हम यहाँ पे सब डिटेल संभाल के रखेंगे। ओके, सो बेसिकली इफ यू विल सी दैट द थ्री फोर डेफिनेशन, सिर्फ चार चीजें याद रखो बच्चों, कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्ट कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, ये पांच चीज कर दिया ना, ये आपका आधा चैप्टर उड़ गया। ये पांच चीज में घुमा घुमा के घुमा, आप क्लियर कट डेफिनेशन रखो इसके बीच में, योर थिंग्स आर गोइंग टू बी सॉर्टेड फॉर द हाफ ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। सी यहां पे तो 7 आइटम बोले, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये पांच छह चीज आप रखोगे तो आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगी। इनको समझो, रट्टा कोई भी नहीं मारना, इनको समझो। नेक्स्ट, नाउ एज यू गाइस आर लर्निंग फर्स्ट टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग, यहां पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक डेफिनेशन, या कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप 11th से पढ़ के आए हो, वो हम दिखा देते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आए बच्चों फर्स्ट चैप्टर में ही कि आप आगे जाके आगे आने वाले 14 चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। तो फर्स्ट आई एम गोइंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट। Okay, so here now understand the difference between your cost accounting and your financial accounting. अब देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हम हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही से बताएं, हमारी बैलेंस शीट P&L सही से बनाएं, ताकि कंपनी का कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये सबको क्लियरली पता चले। बट अगर वही मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, तो यहां पे हमारा असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, सी कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, कि हमारा कॉस्ट कंट्रोल में रहे और हम हर बार सही से डिसीजन लें, ये हमारा मेन इंटेंशन है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का। फर्दर अगर हम नेचर के बारे में बात करें दोनों के, तो फाइनेंशियल अकाउंट में क्लासिफाइज रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट्स, ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। सिंपल, हम यहां पे क्या करते हैं, आपके रिकॉर्ड्स बनाते हैं और मॉनेटरी टर्म्स में रेट लिखते हैं। बट यहां पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई रिकॉर्ड, प्रेजेंट्स एंड इंटरप्रेट्स इन सिग्निफिकेंट मैनर। यहां पे हमारा इंटरप्रिटेशन आने वाला है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहां पे देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर मैं बात करूं, तो हमारा मेन इंटेंशन ही कि भैया रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन को सही से और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। बट यहां पे हमारा ऐसा नहीं है, यहां पे हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ताकि हमें हमारी गलतियां पता चले। फर्दर रिकॉर्डिंग डेटा, यहां पे हम सिर्फ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे हम हिस्टोरिकल डेटा, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, आपके जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, इनको हम सही से रिकॉर्ड करते हैं, ये काम होता है अकाउंटिंग का। लेकिन अगर मैं काम बताऊं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो यहां पे हम हिस्टोरिकल पिछला जो कॉस्टिंग है वो तो देते हैं, पर आगे क्या हो सकता है हम फ्यूचरिस्टिक भी बात करते हैं। बजट बनाना, फोरकास्टिंग बनाना, ये सब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का ही तो काम है। देन हियर योर इंफॉर्मेशन आर योर शेयरहोल्डर्स, क्रेडिटर, फाइनेंशियल एनालिसिस, गवर्नमेंट, ये सारी लोग आपकी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। बेसिकली आपकी बैलेंस शीट जहां जहां तक पहुंचती है वो सब लोग आपका ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करूं, तो इट्स एन इंटरनल मैनेजमेंट थिंग। ओके, ये कोई कभी ये कैलकुलेटर की कॉस्ट कितनी है, ये कभी किसी भी कंपनी बाहर नहीं देगी, बिकॉज हमारी खुद की मैनेजमेंट की बात है वो। और जब हमारी खुद के मैनेजमेंट के बारे में बात आती है, तो जब हमारे अंदर की बात है, तो अंदर की बात के लिए कोई फॉर्मेट थोड़ी होता है। लेकिन अगर बाहर वालों की बात है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसके लिए फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल व्हिच ऑलवेज आई गिव इन माय क्लास, जब आप थाली एक गेस्ट के लिए करते बनाते हो या परोसते हो, तो कितने अच्छी से चावल एक जगह अच्छी से कटोरी में साथ के चावल रखते हैं, सब्जी दो जगह, उसका इधर उधर आने देते, एक प्लेट में सब्जी देंगे, फलका देंगे, इधर दाल एक कटोरी में देंगे, साथ में एक मस्त चावल एक गिलास देंगे, अच्छी से सब कुछ करके कांच का गिलास में भी दे देंगे पानी पीने के लिए, क्योंकि वो बाहर वाले हैं। बट अगर हम वो हमारी बात करें, हमारी खुद की बात करें, तो चावल यहां से आ रहे हैं, दाल यहां से आ रही है, फल का बीच में ही पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? क्योंकि एट द एंड हमारे लिए सिंपल है कि भैया पेट भरना चाहिए। सिमिलरली हमारा डिसीजन सही होने चाहिए, फॉर्मेट की कोई टेंशन नहीं है, हमारा डिसीजन सही होना चाहिए। और गेटिंग इट एवरीवन? हियर प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट वाइज होल हम ये पूरा देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट डिटेल, हर एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट हम डिटेल में देखते हैं। टाइम पीरियड यूजुअली ईयर इट इज जब चाहिए तब। Okay, so these are certain points of difference between your financial accounting and your management accounting, cost accounting can say, sorry. So guys, please एक काम करो, इसमें से 4 पॉइंट फटाफट अभी क्या अभी याद कर लो। चलो, come on, do it everyone. मुझे क्या पता अंदर से बहुत ऐसे फीलिंग आ रही है, इस बार इसमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है। Okay. Now, coming back to the first part, cost accounting versus management accounting. Okay.
जैसे मैंने आपको बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ वाइडर स्कोप, कॉस्ट अकाउंटिंग उसके अंदर का पार्ट है। तो सी हियर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यहां पे हम सिर्फ क्वांटिटेटिव कॉस्ट कितना हुआ क्या हुआ हम वो देख रहे हैं, यहां पे क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रख सकते हो एकदम इजीली। ओके, ऑब्जेक्टिव देखो, यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया आपकी प्लानिंग और आपका कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट में सही होना चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करती है, प्लानिंग, वहीं से आपका पॉइंट आ गया कि आपकी प्लानिंग और आपका कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। लेकिन अगर वही मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करूं तो वहां पे मैंने काम यही है कि भैया कॉस्ट सही से रिकॉर्ड हो जाए। Area only deals with cost ascertainment. That's it. That's the main scope. It includes financial accounting, budgeting, taxation, planning, everything. Management की accounting के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ आएगा यहाँ पर। Recording data past, present both. It also focus on projections. Management के बारे में बात करोगे तो projection के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, because these guys are going to take decision for next 5-10 years. Development, it evolved around industrial revolution. It needs to be modern business world. रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, एक कुछ रूल्स है बीसी के वो हम फॉलो करेंगे, यहां पे कुछ नहीं भैया, मैनेजमेंट जो बोलेगी वही रूल है। ओके, सो सी द 4 पॉइंट व्हिच यू कैन वेरी इजीली रिमेंबर फ्रॉम दिस इज योर दिस ऑब्जेक्टिव, दिस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, ये 4-5 पॉइंट आप इजीली याद कर लो। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजीली बीइंग कैन बी वेरी इजी स्कोरिंग फॉर यू। ओके, सो क्वांटिटेटिव का एक रख लोगे आप, ये प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के लिए काम आता है वो ये रख लोगे। यहाँ पे वाइडर एस्पेक्ट होता है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम में बोला हुआ, आपको कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, नो रूल्स आज तक जो बोलेंगे वही रूल बन जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिक रूल्स कुछ तो भी रहेंगे। आर यू क्लियर विद दिस गाइस? यस, ग्रेट। चलो लेट्स गो फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट। Now here comes your see, ICAI allows 3-column comparison between CA cost accounting versus management accounting versus financial accounting. Learn 5 to 6 basic point like nature, objective वगैरह, क्योंकि इन दोनों तीनों में से एक आधा क्वेश्चन तो एक आधी चीज के ऊपर तो क्वेश्चन आपको दिखता ही है। Then functions and of cost and management accounting. Now pay attention here further. अब आपके cost and management accounting के functions क्या है? अभी तक हम लोगों पर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव और स्कोप देखा था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फंक्शन क्या हम वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट, ये तो कॉस्टिंग का ही पार्ट है, यहाँ पर आ गया। असाइनिंग दिस कॉस्ट, अब ये कॉस्ट को हम सही तरीके से सबको असाइन करेंगे, जो कॉमन कॉस्ट आती है वो लाइक इन ओवरहेड चैप्टर। सेटिंग बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात है तो बजट, स्टैंडर्ड, फोरकास्टिंग तो ये आना ही चाहिए। ओके, प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग बाय एमएस, अब जो जो जगह से जो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी वो लो ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। एंड देन मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स, अब अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी सेंटर हमने बनाए हुए, क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। अब इन सब रिस्पांसिबिलिटी सेंटर का आप सही से परफॉर्मेंस मेजर करो, और किसी ने बदमाशी की, कोई भी अपने बजट के ऊपर गया, उसको पकड़ो और धो डालो, ये तो काम होता है मैनेजमेंट का, राइट एवरीवन। देन हु आर द यूजर्स ऑफ दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन यूज करेगा? वेरी ऑब्वियसली सर, पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाते हैं वही तो ये यूज करेंगे, राइट, कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम पॉलिसी में अपडेट कर पाए, चेंज कर पाए, कुछ करना है तो। मैनेजर्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट, प्राइसिंग, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखेंगे कि भैया हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे हमारा काम चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके लिए देखेंगे। देन कम्स योर ऑपरेशनल लेवल स्टाफ, अब ऑब्जेक्टिव, अब ऑपरेशनल लेवल स्टाफ क्यों देखी गई है? ताकि उनको पता चले कि हमें क्या करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स पता चले उनको, उनके प्रोडक्ट सर्विस के स्पेसिफिकेशन पता चले, उनका परफॉर्मेंस का पैरामीटर क्या है, उनका डिविजनल प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये पता चले। सी ऑपरेशनल लेवल, देखो हर लेवल क्या देखेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास, पॉलिसी मेकर तो इसलिए देखेंगे ताकि वो पॉलिसी बना पाए, मैनेजर इसलिए देखेंगे क्या वो सही काम कर रहे नहीं कर रहे वो पता चले, ऑपरेशन लेवल बेचारे ऊपर देखेंगे भैया क्या टारगेट दिया है, भैया क्या हमारा प्रोडक्ट सही चल रहा है, हमारा डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है इस डिपार्टमेंट को सही चलाने के लिए। दैट इज व्हाट ऑपरेशनल स्टाफ आर गोइंग टू लुक फॉर। एम्प्लॉय क्या देखेंगे? टाइम, अटेंडेंस, इंसेंटिव, भैया जो बातें बताई गई है, जो इंसेंटिव बताए गए, जो हमें क्या बोलते हैं अलग अलग प्रमोशन बताए गए हैं, जो हमें इंक्रीमेंट मिलने वाला बताया गया है, वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखेगा। सो एवरीवन हैव समथिंग टू लुक अपॉन दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि वो इनके बेसिस पे अपने सही डिसीजंस ले पाए। फर्दर ये सारे हमारे इंटरनल यूजर हो गए जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करेंगे। फर्दर हमारे एक्सटर्नल यूजर कौन है? रेगुलेटरी अथॉरिटी,
डेटा टैरिफ डिटर्मिनेशन, सब्सिडी रेट फिक्सेशन, अगर जैसे कोई सब्सिडी वगैरह मिलने वाली तो उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट के डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती है। जनरली तो नहीं, बट कुछ कंपनियों को जिनको ये स्पेसिफिक चीज एप्लीकेबल है उनको रेगुलेटरी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। ऑडिटर्स इंफॉर्मेशन रेटिंग कॉस्टिंग एंड रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑडिट भी होता है बहुत से कंपनी को, उनको भी इंफॉर्मेशन लगेगी। बाहर वाले हैं शेयर होल्डर्स, इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली शेयर होल्डर वालों को भी इंफॉर्मेशन लगेगी थोड़ी बहुत तो भी, एटलीस्ट हमारी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल नहीं बट बेसिक इंफॉर्मेशन। क्रेडिटर्स एंड लेंडर में आल्सो रिक्वायर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि उनको पता चले कि भैया हमने जिसको पैसे लिया है या जिसे पैसे देने हैं वो काम सही कर रहा नहीं कर रहा। सो दिस आर, बट जनरल पब्लिक विल बी नेवर एवर, दे विल बी इंटरेस्टेड बट दे विल नेवर एवर गेट दिस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स। Are you clear everyone? See, remember very simple, if it is your internal PMOE, policy makers, manager, operational staff, employee, क्या आप इसको और थोड़ा मैं रिफाइन कर देता हूं, देखो अभी अभी आया मुझे, पोएम कर दो। इंटरनल आर पॉलिसी मेकर्स, मैनेजर, ऑपरेशनल स्टाफ, एम्प्लॉइज, एंड हियर एक्सटर्नल आर RASC, रेगुलेटरी, ऑडिटर, शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। ओके, so remember some of them ताकि आपको कभी क्वेश्चन आए, and who are the internal external reporters or users of this, so you can get the idea about it. Further, essentials, very important, essentials of a good cost accounting system. See, यहां से एक 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, आप बेसिक चीजें याद रख लो, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, ऐसा कोई बहुत टफ कुछ नहीं है। नाउ अगर एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वेरी बेसिक पॉइंट, इफ यू कैन रिमेंबर दिस विल गिव यू, इट्स वेरी नाइस न्यूमेरिक व्हिच आई मेड हियर, आई एम यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर ट्रस्ट। देखो, इसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या चाहिए, ये आप कब भरोसा करोगे, सो आई एम यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर ट्रस्ट, जब मुझे वो पूरे इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट रहेगा तब मैं वो इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। A good cost accounting system, I am using information for trust. Come on, repeat with me. A good cost accounting system, I am using information for trust. Come on, once again. I am using information for trust. Now, what is this? Pay attention. Information तो हमारा simple आ गया. It should be tailor-made, practical, simple. Should not sacrifice utility, unnecessary details. Information आपके हिसाब से जो चाहिए वो चाहिए. Unnecessary चीजें हमें इसमें नहीं चाहिए. It should be to the point. Informative, but at the same time simple. Next. Accurate. A for accurate. Data must be accurate, authenticated, else output or distorted or wrong decision. Data आपका जो भी बाहर आएगा वो accurate होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर गड़बड़ रही दोस्तों तो क्या होगा, हमारा इन डिसीजन भी सही गलत हो जाएगा। So accurate and authenticate. So सही बंदे ने भी देना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंसी, नीड फॉर, पिछली बार रिपोर्ट अलग फॉर्मेट में आए, इस बार अलग फॉर्मेट में आए, अगली बार कुछ अलग फॉर्मेट में, फिर बाद में हाथ से लिख कर आए, चलेगा नहीं चलेगा, सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ओके, इंटीग्रेटेड, सबकी अभी डेटर्स की रिपोर्ट अलग, क्रेडिटर्स की रिपोर्ट अलग, एसेट की रिपोर्ट अलग, इन्वेंटरी की रिपोर्ट अलग, इतना अलग अलग करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो इन सब सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट कर दो। ओके, इंटीग्रेट एंड इंक्लूसिव, ऑल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च सबको मिला दो, तो मैनेजर एक डिपार्टमेंट की जाके इंफॉर्मेशन लेने में ही परेशान हो जाएगा, और वो भी सब इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आएगी तो और परेशान हो जाएगा। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव, कैपेबल ऑफ एडेप्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिपोर्टिंग एंड रेगुलेटरी चेंजेस, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब कोई नई चेंजेस आए, नई चीज आए, हमारे एक्साइज वैट से बढ़कर जीएसटी आ गया तो फटाफट चेंजेस ला सके, अडेप्ट कर पाए। एंड ट्रस्ट ऑन द सिस्टम, मैनेजमेंट मस्ट एक्टिवली बिलीव इन द यूज ऑफ द सिस्टम्स आउटपुट, अगर उनको ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं चलेगा। सो सिंपल, आई एम यूजिंग इंफॉर्मेशन फॉर ट्रस्ट, आई फॉर, यस गाइस, आई फॉर इंफॉर्मेटिव एंड सिंपल, ए फॉर एक्यूरेट, U for uniform, I for again integrated, F for flexible, and management should trust the output. Yes, everyone did this very quickly. अब दोस्तों, ये जो कॉस्टिंग सिस्टम आई है ये हम जब इंस्टॉल करेंगे, सी आई डू नॉट वांट टू मिस एनी पॉइंट, तो मैंने सब ट्राई किया है, कोशिश किया है सब रखने की। तो अब ये जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या फैक्टर देखने हैं इंस्टॉल करने के पहले। सो जस्ट रिमेंबर 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देखो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज इट फॉर प्राइस फिक्सेशन और कॉस्ट कंट्रोल। तो कोई भी नई कॉस्टिंग सिस्टम ला रहे हो तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो दोस्तों कि आपके ऑब्जेक्टिव से इसको ला रहे हो। नेचर देखो, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपकी हायरार्की देखो कि कौन से लेवल को क्या हमें देना है इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट्स को जानो, नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। सी
सो एज सुन एज यूर इंस्टॉलिंग सम कॉस्टिंग सिस्टम, अब समझो मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट इमेजिन कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग सिस्टम ला रहे हैं, तो सबसे पहले तो भैया क्या ऑब्जेक्टिव, आप ला क्यों रहे हो सिस्टम? ओके, ला रहे हो तो हम नेचर ऑफ इंडस्ट्री इज आवर टीचिंग, हम टीचिंग इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हैं सर। ओके, अब हम देखेंगे कि हाँ हमारे हायरार्की कैसे है। सो सबसे ऊपर विशाल सर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके बाद और फैकल्टीज है, फिर मैं हूँ, फिर हमारे साथ में और हमारा सपोर्ट स्टाफ है, हमारे साथ हमारा आईटी स्टाफ है जो सब चीजों को ध्यान रखता है। आपको लेक्चर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आई तो आपसे बात करता है। हम हायरार्की समझेंगे, अब हर हायरार्की के हिसाब से हम प्रोडक्ट समझेंगे कि भैया कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। हाँ सर, हमारे पंकज सर का एफएम का प्रोडक्ट बन रहा है, सुमित सर का कॉस्टिंग का प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर अस। देन यू अंडरस्टैंड कि अब वो प्रोडक्ट बनने को कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या कॉस्ट लग रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लगती है उसके अंदर, मेथड्स क्या है, कैसे हम रिकॉर्ड रखते हैं कि हमसे जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी हमारा इंडिविजुअल क्लासेस खर्चा हो रहा है उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, क्या इसका स्टैट्यूटरी कोई कंप्लायंस है नहीं है तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, क्या उसका रिपोर्ट फॉर्मेट आपका पहले से रेडी रहे, और आपके इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स कि आपको कैसे आपकी इंफॉर्मेशन आउटपुट मस्ट बी कंप्लीट, एक्यूरेट, टाइमली, रिलेवेंट, कि आपकी इंफॉर्मेशन जो फाइनल आएगी इस मेथड से वो आपको कैसी चाहिए, क्या एट्रीब्यूट चाहिए उसके अंदर, लाइक कैसी कंप्लीट चाहिए, आनी चाहिए, एक्यूरेट आनी चाहिए, क्या टाइम पे आनी चाहिए, वो सब हमें सिस्टम से पता होना चाहिए। सो सी वेरी सिंपल, आप जब कभी कोई सिस्टम लगा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव देख लो, बाकी हायरार्की देख लो, बाकी प्रोडक्ट देख लो, प्रोसेस देख लो, राइट आपका आउटपुट में क्या चाहिए वो देख लो, एंड व्हाट मेथड यू आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। सिंपल 5-6 पॉइंट, इतना टेंशन मत लो, इतना बड़ा मैंने दिया क्योंकि आई हैव टू कवर एवरीथिंग। मे भी कोई बच्चा ये पहली बार पढ़ रहा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको मैंने सिर्फ 4 पॉइंट दिए, वो बोलेगा अरे सर क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है और डिप्रेशन में आ जाएगा। बट तो ऐसे बच्चों के मैंने यहाँ पे पूरे पॉइंट दिए, बट अंडरस्टैंड दिस 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी बेसिक। क्वेश्चन आते से आपको आंसर समझना चाहिए, सर ये 4 पॉइंट तो है, इसके और क्या हो सकता है। बट प्लीज एट द सेम टाइम फेकम पाक नहीं करना। Okay, I've given you mnemonic for this as well. Nokia SIM, nature, organization, knowing, information, audit, scientific maintenance. तो न्यूमेरिक बहुत सारे, आई डू नॉट रिकमेंड जनरली कि न्यूमेरिक से याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिक याद रखने के लिए एक अलग न्यूमेरिक बनाना पड़ेगा बाद में। ओके, सो बट कोई चीजें इजीली याद हो सकती है तो कर लो, बाकी लॉजिकली याद रखो। मोस्ट ऑफ थिंग्स इफ यू रिमेंबर लॉजिकली, थिंग्स आर गोइंग टू बी सिंपल फॉर यू। नाउ गोइंग टुवर्ड्स अ बिट अनदर पार्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग विथ आईटी एंड डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग को जब हम अभी नए तरीकों से एआई, आईटी, डिजिटल कॉस्टिंग करेंगे तो उससे हमें क्या क्या इंपैक्ट होगा। तो सिंपल, हमारे सारे एक्टिविटी इंटीग्रेट हो जाएगी। अब सब एक ही सिस्टम में तो अच्छी बात है, कोई एक्सेल में है, कोई वर्ड में है, कोई पावर पॉइंट में है, टेंशन नहीं रहेगा। पेपरलेस इनवर्क पेपरलेस, क्योंकि अभी डिजिटल, भाई डिजिटल है तो पेपरलेस तो होना ही है, ये तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। रिसोर्स प्रोक्यूरमेंट मोबिलाइजेशन बाय इंटरनेट, अब यहाँ पे हमें किसी को जरूरत नहीं है फोन लगाओ, हम जैसे अमेजॉन से रिसोर्स प्रोक्यूर कर सकते हैं, वैसे आप ऑनलाइन सारी चीजें मंगा सकते हो। टाइमली कॉस्ट असेटमेंट, क्योंकि अब हर चीज को सही से कॉस्टिंग का कोड दिया हुआ है, सारी चीज डिजिटलाइज की हुई है, तो जैसे ही वो एंट्री लेंगे मेरे गेट में, मेरे कॉस्टिंग में एंट्री हो जाएगी। कोई अलग बंदे को बैठ के देखना नहीं पड़ेगा और एंट्री नहीं मारनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जैसे सिस्टम में आएगा वो एंट्री हो जाएगी। तो हमारी चीजें टाइमली होगी, यूनिफॉर्मली होगी, सब जगह रियल टाइम होगा, तुरंत जैसे ही कोई चीज ने गेट में एंट्री लिया, स्कैन हुआ, तुरंत मेरे मोबाइल में वो अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड मॉनिटरिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ अगर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है तो हम उनको निकाल सकते हैं। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ आईटी। आईटी की वजह से बड़ा अच्छा काम हुआ है। क्या अच्छा काम हुआ है, चीजें रियल टाइम हो गई है, पेपरलेस हो गई है, नॉन वैल्यू एडेड चीजें हम निकाल सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं चीजों को, राइट। और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारा जो प्रोक्यूरमेंट वगैरह है वो सारा ऑनलाइन हो सकता है। ये 4 पॉइंट याद रखो, आईटी की वजह से क्या इंपैक्ट आया है, बात खत्म। सो नॉट लाइक कन्वेंशनल डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम जहां पे डिफर्स इन मेथड, जहां पे आपका सब कुछ कलेक्शन, मीडियम ऑफ स्टोरेज, फॉर्म्स, लिंक्स, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, सारा कुछ आपका डेटा शेयरिंग से हो रहा है। दैट्स योर डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। फर्दर बेनिफिट्स ऑफ दिस एआई एंड मशीन लर्निंग, देखो कॉस्ट, अब ऊपर के जो कुछ पॉइंट है वही रिपीटेड है। कॉस्ट असेटमेंट फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट फास्ट असेटमेंट होगा, एनालिसिस टाइम फास्ट हो जाएगा, इस वजह से आप सही से प्लानिंग कर पाओगे, वेस्टेज कुछ हो निकाल पाओगे, रियल टाइम मार्क टू मार्केट, कोई भी चेंजेस है फटाफट मार्केट से आप मैचअप कर पाओगे, एंड आपको इजीली थोड़ा बहुत मार्केट की डिमांड भी आप बता पाओगे। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, रिवीजन है तो मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूं, आई कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस वेरी स्मॉल थिंग्स। दिस समथिंग अगर आपने पढ़ा है तो ग्रेट, नहीं पढ़ा तो 3-4 पॉइंट याद रखो और आगे बढ़ो, ज्यादा लोड इसका मत लो। बट अगर रेगुलर क्लास होती है तो हम इसके अंदर इन डेप्थ एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमेजॉन का मैं एग्जांपल जनरली यहां पर लेता हूं, एंड हाउ गुड क्विक अमेजॉन सिस्टम्स आर, मतलब दे मेक थिंग्स सो गुड दैट आप कोई चीज ऑर्डर करने के पहले वो आपके नियरेस्ट वेयर हाउस पे पहुंच गया। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग यू,
मैंने बोला आपने ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर करने के पहले आपके पास वो चीज आपके नियरेस्ट वेयर हाउस पहुंच गया है, तभी तो सेम डे डिलीवरी दे रहे हैं दोस्तों वो। आर गेटिंग इट? सो बट यस, हियर सिंपली रिमेंबर क्या बेनिफिट्स क्या क्या है, वही वापस पेपर लिस्ट आपका हो गया है, आप टाइम फटाफट कॉस्ट एसेटिंग कर पाओगे, टाइम सही से फटाफट लाभ कम कर पाओगे, आपका डिसीजन सही हो पाएगा क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन रियल टाइम में अपडेट हो रही है, और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आपकी चीजों को मार्केट की डिमांड भी आप देख सकते हो फ्यूचर में क्या आएगी, और कोई भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। तो 4 पॉइंट इसमें से कॉमन जो याद रखो, आपका डिजिटल कॉस्टिंग का पूरा पार्ट खत्म हो गया। दिस वे यू हैव टू क्रिएट योर थियरी आंसर वेरी क्विकली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक कॉस्टिंग। आर यू क्लियर एवरीवन? चलो फटाक से 4 पॉइंट याद रखो, चलो क्लास में करना है, क्लास में करेंगे, कोई भी चीज बात पेंडिंग नहीं रखेगी, टाइम नहीं हमारे पास अभी इतना सर। ओके लेट्स गो फर्दर नाउ, लेट्स गेट इनटू, नाउ वी आर गेटिंग इनटू कॉस्टिंग। अभी तो हम ये आजू बाजू की बातें कर रहे थे, अब हम थोड़ा कॉस्टिंग के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। कोई भी चीज जिसके लिए आप सेपरेट से कॉस्ट मेजर करोगे वो बन जाता है हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, राइट? इट कुड बी प्रोडक्ट लाइक दिस रिमोट कंट्रोल, इट कुड बी सर्विस टीचिंग, इट कुड बी प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ब्रिज है, रेल है, it could be activity like moving things from one place to another, it could be process like coloring, defining, what we say, sorry, ascertainment देखो बार बार आ रहा है, assembling, और डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देन, और ये कॉस्ट ऑफ जिस चीज में कैलकुलेट करोगे वो कॉस्ट यूनिट, एज सिंपल एज दैट। सी ऑटोमोबाइल नंबर में, सीमेंट टन में, केमिकल लीटर में, पावर किलोवाट में, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर। अब ये तो सर्विस कॉस्टिंग में अलग से दिखते हैं, वहां पे आपका कंपोजिट यूनिट आता है, लाइक मिल्क लीटर में, बनाना डजन्स में, कई कहीं पे केजी में भी होता है, मैंगो डजन्स में, कई कहीं पे केजी पे भी होता है, राइट? सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसी हर वो चीज जिसकी आप अलग से कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओ। सर सेल्स डिपार्टमेंट अलग से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सर ये मेरा वाटर बॉटल इसका अलग से कॉस्ट कैलकुलेट, दिस आर ऑल कॉस्ट, मेरा कैमरा, मेरा लाइट्स, एक्शन, सारी चीज जैसे आप कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कर सकते हो वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जिस चीज में कैलकुलेट करोगे, जिस चीज में आप एक्सप्रेस करोगे, असर्टेन करोगे, वो आपका कॉस्ट यूनिट बन जाएगा। इसका लोड नहीं लेना चाहता, ओके? देन फर्दर अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है जिसको हम हमारे क्या बोलते हैं, हमारे एबीसी कॉस्टिंग में और अच्छी से एक्सप्लोर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब सिंपल, देखो दोस्तों, गाड़ी अगर एक रास्ते से जा रही है तो ड्राइवर के हाथ में है कि भैया स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। सिमिलरली एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट को बढ़ाना है, कम करना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ये वो ड्राइवर के ऊपर होता है। तो सर ये ड्राइवर क्या होता है जो एक कॉस्ट के साथ सब कुछ कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेंट के बारे में बात करूं तो रेंट का ड्राइवर क्या होता है दोस्तों? एरिया। अगर एरिया बढ़ी रेंट बढ़ जाएगा, एरिया कम हुई रेंट कम हो जाएगा। तो सिंपल, कॉस्ट को सामने लो, देखो कौन सी ऐसी चीज है जो उसका ड्राइवर है जो उसको बड़ा या कम कर सकता है, जो भी कर सकता है वो उसका ड्राइवर बन जाए। ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स। सी आजकल ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जा रही है ना, एक बंदा सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, एक बंदा सब चीजों का डिसीजन नहीं ले सकता है, चीजें डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है। तो इसके अंदर हम एक बेस्ट मेथड क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों? दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स। हम एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिफरेंट सेंटर्स में बांट देंगे। अब जब हम इनको अलग अलग सेंटर्स में बांट रहे हैं दोस्तों यहां पर, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कैसे बांटे? तो सबसे पहले एक काम करो, आप कॉस्ट सेंटर बना दो। सर कॉस्ट सेंटर मतलब क्या? वो सेंटर रहेगा जो ये ध्यान रखेगा कि कौन सा पैसा कितना खर्चना है, नहीं खर्च। सिंपल वर्ड में ही मीनिंग दिया, कॉस्ट सेंटर। कंट्रोलेबल कॉस्ट, इंकरेंस ऑफ कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट क्यों लिखा? सी क्योंकि नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट को तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूं, तो उसका मेरा लेना देना ही नहीं है। मैं जिसको कंट्रोल कर सकता हूं वो मुझे बोलो आप सर। सो दैट्स कॉस्ट सेंटर। जो उनके हाथ में कॉस्ट रहेगा, कंट्रोल कर सकते हैं, वो कॉस्ट को वो कंट्रोल करेंगे, वो कॉस्ट को वो अकाउंटेबल रहेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, जैसे सी प्रोडक्शन शॉप फ्लोर, वो देखेगा भैया कौन सी चीज लानी है, नहीं लानी है, कौन सी देनी है, वापस रखनी है। नेक्स्ट कम्स स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर। अब यहां पे क्या करेंगे, आउटपुट मेजरेबल, इनपुट आउटपुट रेशियो क्लियरली
डिफाइंड वेरिएंस एनालिस्ट, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन को देख, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग लाइन को हम क्लियर बोलेंगे भैया देख हमने तेरे को 1000 किलो का प्रोडक्ट दिया है, हमको इससे 800 किलो का आउटपुट चाहिए, कुछ भी कर दो आउटपुट हमें 800 किलो का चाहिए. सो यू हैव गिवन हिम स्टैंडर्ड, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर यू. देन कम्स योर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. डिस्क्रिशनरी मतलब भैया उसके मन से है. आउटपुट नॉट मेजरेबल इन फाइनेंशियल टर्म, कॉस्ट कंपेयर टू अलोकेटेड बजट्स. क्योंकि देखो अगर आपका आउटपुट मेजरेबल है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, आउटपुट मेजरेबल नहीं है तो डिस्क्रिशनरी, उसके मन से रहेगा. उसको बजट बना, बजट पैसे में देंगे और उसे पैसे के बारे में बात करेंगे. सो ये कॉस्ट सेंटर के आपके दो टाइप होते हैं. फर्दर देन कम्स योर दोस्तों इज योर रेवेन्यू सेंटर. अब जैसे कॉस्ट सेंटर ये तय करेगा कि भैया पैसा कितना देना है, रेवेन्यू सेंटर ये देखेगा कि पैसा कितना लेना है और हमें जितना लेना गया था उतना लिया है नहीं लिया. सो अकाउंटेबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, फोकस उसका सिर्फ इतना भैया सेल्स बढ़ाना है ताकि रेवेन्यू आए. तीसरा आपका कॉस्ट के बाद रेवेन्यू आया, पहले खर्चा करोगे फिर रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा उस सब देखोगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है. प्रॉफिट सेंटर विल बी कंसर्न ऑफ बोथ, वो कॉस्ट वालों से कॉस्ट का डेटा लेगा, रेवेन्यू वालों से सेल्स का डेटा लेगा और देखेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है. इज अकाउंटेबल फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि इसका मेन इंटेंशन ये है कि भैया प्रॉफिट बढ़ाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का. जैसे कोई हमारी डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस होती है, अलग अलग ब्रांचेस को बोला गया भैया तुम्हें इतना प्रॉफिट बनाना है, तो ये प्रॉफिट सेंटर हो गया. अब ये प्रॉफिट जो कमाया है इसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर. अब इसको हम आरओआई वगैरह से चेक करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है हर अलग अलग चीजों में और कितने रिटर्न उसने जनरेट किए हैं. ओके, लाइक महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, पीयूसी जो कंपनीज है इनको हमने बोला है कंपनी गवर्नमेंट ने कि भैया आपको ये चेक कर, आपको पैसे दिए हैं, ये पैसे सब बताओ कितना रिटर्न लाके दे रहे हो. राइट, सो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर. कॉस्ट देखो, कॉस्ट सेंटर आया जो पैसा खर्चा, रेवेन्यू सेंटर से पैसा आया, जो पैसा आया देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट सेंटर, और जो इन्वेस्ट करेगा वो आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर. सी व्हाट एग्जाम टिप आई हैव गिवन इट टू यू. रीड गॉट एग्जाम टिप एवरीवन. Done everyone? ओके, नाउ लेट्स गो टू द लिमिटेशन. अब देखो आप कितनी भी कुछ भी कोशिश करो, हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है. हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन हम देखते हैं. सबसे पहला, इतना सब काम करोगे सर, इतनी सब सिस्टम लगाओगे, आईटी लगाओगे, हर कॉस्ट के अलग अलग रिकॉर्ड करोगे, इतना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाओगे तो पैसा तो जाएगा. Right? Another is requirement of reconciliation. Cost accounts results differ from financial account. Reconciliation is much needed. अब cost accounting और financial accounting. Financial accounting runs on your IFRS, Ind AS. इनका अपना अलग अलग स्टैंडर्ड है, अपने अलग अलग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है. कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा प्योरली कॉस्ट पे फोकस करता है, तो अब इन दोनों का हमें रिकंसिलिएशन भी करना पड़ेगा. एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन हैपन. अगर अब ये दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट है तो कभी कभी बहुत सी बार बहुत जगह कुछ कुछ काम डुप्लीकेट हो पाएंगे, वापस करने पड़ेंगे. सो दिस आर सर्टेन थिंग्स विद सर्टेन लिमिटेशन. एक्सपेंसिव, रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ये तीन चीज रहेगी ओनली. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ प्लीज, हम क्या करते हैं जोश जोश में, सर 4 का क्वेश्चन है, 4 तो चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं फेंकम फाक करते हैं. तो प्लीज ऐसा मत करना, अपने आप से एक नया लिमिटेशन मत निकाल के देना. ओके, ओनली 3 लिमिटेशन एक्सेस एज पर आईसीआई मॉड्यूल: एक्सपेंसिव, रिकंसिलिएशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. प्लीज डोंट इन्वेंट एनी एक्स्ट्रा. देखो मैंने पूरा अच्छे से आपको लिख कर दिया है कि बाद में आपने नोट्स भी पढ़ लिए तो बहुत आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. ओके, नाउ हियर कम्स द मेन पिक्चर. लगभग देखो मुझे 45 मिनट्स हो गए हमारे मेन पिक्चर में आने के लिए, एंड आई फील इट विल रिक्वायर अनदर 20 मिनट्स फॉर मी टू क्लियर दिस मेन पिक्चर. 20 to 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि अभी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात होने वाली, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. तो थ्योरी पार्ट जो होना है वो तो आपके लास्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू में जो छोटा मोटा पार्ट है वो आपके ये क्वेश्चन आ सकता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कैन बी इन वैरायटी ऑफ वेज. अब जैसे हम लोगों को एक दूसरों में अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं. सर किसी को हाइट से बांट सकते हैं, किसी को एज से बांट सकते हैं, किसी को जेंडर से बांट सकते हैं, किसी को एजुकेशन के बेसिस बांट सकते हैं, किसी को कौन से स्टेट में है वो उस बेसिस पे बांट सकते हैं. वैसे ही कॉस्ट को भी हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं.
सकते हैं। सबसे पहला जो तरीके का बांटने का तरीका है वो है आपका नेचर और एलिमेंट। वो किससे बना है? एलिमेंट। तो जैसे मैं कैलकुलेटर के एलिमेंट बोलता हूं, जैसे मैं मेरे मोबाइल फोन के आपको एलिमेंट बोलता हूं दोस्तों, तो हम देखते हैं ये फोन किस चीज से बना है। ओके, मोबाइल, कैमरा, बैटरी, स्क्रीन, माइक, स्पीकर, जो भी है, राइट। वैसे ही कॉस्ट किस चीज से बनी है उससे आपका रहेगा एलिमेंट और बेस्ड ऑन नेचर। सो मटेरियल, labor and expense. But again, here comes one interesting thing. There can be two types of things, two types of classification into this. One is direct, another is indirect. Very simple. अगर आपको आपके फिनिश प्रोडक्ट में, मैं देखो एकदम सिंपल आपको एकदम अपने अपने तरीके से बताता हूँ, डेफिनेशन से बाद में जाएंगे। अगर आपको आपके फिनिश प्रोडक्ट में मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस का डायरेक्ट काम दिखता है या प्रोडक्ट में आपको फिनिश दिखता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट, नहीं तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट काम दिखता है मतलब क्या सर? मतलब उसके काम की वजह से प्रोडक्ट बना है, उसने काम नहीं किया तो प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट है, लेकिन वो मे बी कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो लेबर इस कैलकुलेटर को असेंबल कर रहा है, उसके असेंबल करने की वजह से ये कैलकुलेटर बना है, डायरेक्ट कॉस्ट। तो वो लेबर के ऊपर जो सुपरवाइजर बैठा है, क्या उसने इसमें हाथ लगाया है क्या? नहीं। वो सुपरवाइजर की सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो हमारे वॉचमैन की सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट, कैलकुलेटर की कंपनी के सीईओ की सैलरी, सीएफओ की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टली इसमें कुछ भी अपना हाथ नहीं लगाया। वैसे ये शर्ट का अगर टेलर के बारे में बात करूं तो टेलर ने खुद ने मेहनत की है, मेरे अपने हाथ से स्टिच किया है, तो डायरेक्ट कॉस्ट। वो टेलर जो मशीन यूज कर रहा है उसका ऑयल है, क्या मेरे शर्ट में दिख रहा है आपको ऑयल? नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये कपड़ा आपको दिख रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल। तो सी, क्लॉथ एंड ड्रेस मेकिंग मटेरियल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड कंज्यूमेबल्स, एंसिलरी मटेरियल जो आपके दूसरी चीजों को लगे, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। वर्कर डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन, सुपरवाइजर, सपोर्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अदर एक्सपेंस, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल मशीनरी, जो ये काम करने के लिए मशीन लाया है, डायरेक्ट कॉस्ट। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, then as I always say you guys in the class as well, your direct material plus direct labor plus direct expense becomes prime cost. Your indirect material, indirect labor, indirect expense becomes overhead. ये प्लीज याद रखना हमेशा आप, राइट। अब ये जो ओवरहेड्स है, ये ओवरहेड्स को हम और फर्दर अलग अलग कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उनको और बांटना है तो हम बांट सकते हैं। Now here, a material used in small quantity may technically be direct, but treated as indirect if it is not economically feasible to trace it. अब देखो, अगर एक छोटा मोटा मटेरियल है, एकदम छोटा मोटा मटेरियल जो इसमें यूज होता है, बट हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको भाई क्यों टेंशन ले रहे हो यार, डाल दो इनडायरेक्ट में, कॉस्ट तो है ना। तो इतना एक चीज याद रखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी आपको आ जाता है। ओके, रीड दिस लाइन वंस अगेन। गाइस, फॉर दिस टॉपिक एंड फॉर ऑल सच टॉपिक्स, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ना, उनका ना मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ना आपके लिए नोट शेयर बनाई की रखी है। I'm not doing promotion, just because I can help you guys. See my Instagram account here. Just a minute. देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपके लिए अपने नोट बनाई। अरे रुक। See here. See this. So please, you can go on this and you can download this as well. Very nicely this has been made, ताकि आप कभी ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो तो आप क्विकली ये सारी चीजें आप क्या बोलते हैं, वो स्वाइप कर सकते हो और चीजों को फटाफट रिवाइज कर सकते हो। Then the next classification comes by function. अब फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन तो एकदम सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके बेसिकली आपके कॉस्ट शीट के फ्लो को ध्यान में रखोगे, प्रोडक्शन को हटा देंगे, अलग कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर देंगे, सेलिंग को अलग कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर देंगे, रिसर्च डेवलपमेंट को अलग कर देंगे। जो कॉस्ट जो फंक्शन में लगी है, जो चीजों में लगी है, वो कॉस्ट को वो चीजों में हम डाल देंगे। दैट कम्स योर प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, देन see the cost sheet flow, prime cost to works cost, cost of goods sold, cost of sale is single most repeated numerical foundation in entire subject memorize the buildup। ये आपको कॉस्ट शीट में हम जब जाएंगे तब तो हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट ये बहुत सी बार ऑलमोस्ट हर एक पेपर में इसमें से तो क्वेश्चन होता ही होता है, तो वो तो हमें अच्छे से करना ही है। Then the next very important, the most important classification is by variability or by behavior you can say। अब वेरिएबिलिटी तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट वेरिएबल होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होने से कॉस्ट कम होगा, ये सारा कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। उसके बाद जो कॉस्ट आपका फिक्स्ड रहेगा एक लेवल तक, वो फिक्स कॉस्ट रहेगा। एक लेवल के बाद फटाक से बढ़ जाएगा, वो एक स्टेप फिक्स कॉस्ट रहेगा, उसको हम अभी साइड में रखेंगे। एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज योर
variable cost. Semi-variable cost. Semi-variable cost is a cost which is a combination of both fixed as well as variable cost. अब क्या होता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दोनों भी है भैया, इसमें फिक्स्ड भी है और आपका इसमें आपका फिक्स भी है और आपका इसमें दोस्तों क्या बोलते हैं, एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट भी है। अब इन दोनों को अलग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? ताकि आपकी फोरकास्टिंग सही हो पाए। तो पहला तो आपका एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें हम एकदम इजीली दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट यहां से चालू होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे एकदम सिंपल है दोस्तों, देखो जीरो पे भी कोई कॉस्ट लग रहा है, दिस इज नथिंग बट योर फिक्स्ड कॉस्ट, एंड ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट। तो ग्राफिकली तो एकदम सिंपल हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्यों हम इसको अलग कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि आगे कॉस्ट क्या आएगी, ताकि आप सही से प्रोजेक्शन कर पाओ, उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, दूसरे वे से, ये तो आपका ग्राफिकल हो गया, दूसरे वे से जो आप इसको अलग कर सकते हो वो है आपकी हाइलो मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच टेस्टेड इन एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, नाउ प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी क्लियरली। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं और गड़बड़ करते हैं एग्जाम में। इट इज नॉट हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट। आपको ये लगा था ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट, इट इज कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। ओके, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट देगा। अब जैसे ही आपको मिल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हम क्या करेंगे, हमारे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, हमारा फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा दोस्तों, टोटल कॉस्ट में से हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज सिंपल, योर टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस तरीके से आपका जो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो हाई-लो मेथड से, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस मेथड, हाई-लो मेथड से सेग्रीगेट हो जाएगा। आई होप यू रिमेंबर वेरी नाइसली। एक मैंने क्वेश्चन दिया यहां पर देखो, सी एट हाईएस्ट वॉल्यूम सेल्स इज 1,40,000, कॉस्ट इज 72,000, लोएस्ट वॉल्यूम सेल 80,000 और कॉस्ट है 80,000 60,000। सो व्हाट इज योर गाइस, व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर वेरिएबल कॉस्ट? My variable cost is equal to cost at highest activity minus cost at lowest activity divided by highest activity, क्योंकि हमें रेवेन्यू में दिया इसलिए लिया, नहीं तो यूनिट्स में दिया होता है आपको, माइनस लोएस्ट एक्टिविटी। सो माय वेरिएबल कॉस्ट कम्स टू 12,000 my variable cost comes to 0.2 which is nothing but 20% of sales value. ओके, अब ऐसे में मेरा फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकता हूं, कोई भी एक ले लो आप ऊपर से। सो लेट्स टेक दिस डेटा, टोटल कॉस्ट इज 72,000 माइनस 0.2 इंटू 1,40,000। सो माई फिक्स कॉस्ट कम्स टू 44,000। राइट, सी ऐसे ही हर जगह आगे भी मैंने दोस्तों जहां पे कंसेप्ट है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इजीली वो मैंने लिया है। सो दिस इज, यू कैन यूज हाई-लो मेथड। नेक्स्ट इज एनालिटिकल मेथड। हम एनालाइज करेंगे कि आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना पोर्शन है परसेंटेज में, और उतना ही पोर्शन हम हमेशा वेरिएबल कॉस्ट का अलग रख देंगे, बचा हुआ फिक्स कॉस्ट समझ लेंगे। सी लास्ट मंथ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस वर 3,000, एज्यूम डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी 70%। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर आपका 3,000 और वेरिएबल पर रेट आपका 70%। तो देखो 3,000 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा दोस्तों, 2,100, और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना होगा 900। एंड विल यूज दिस डेटा फर्दर फॉर योर नेक्स्ट मंथ थिंग। उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन राइजेस बाय 50%। तो वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट को 50% से बढ़ा दो, फिक्स तो सेम रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल कॉस्ट। एनालिटिकल मेथड है, हमने एनालाइज किया कि आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है और कैसे रहेगा। गो थ्रू इट वंस एवरीवन। Then comes the next one, everyone.
कंपैरिजन बाय पीरियड और लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। नाउ सी, हम यहाँ पे एक्टिविटी के लेवल से कंपेयर कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो अपन अभी जैसे क्या ऑलमोस्ट वैसा ही है। सी एन एग्जांपल, जनवरी 100 यूनिट्स 260 वाज द एक्सपेंस, February 140 units 300 was the expense. So 300 minus 260 divided by 140 minus 100, a kind of high-low method only. But यहाँ पे क्या होता है, हम एक्टिविटी से देख रहे हैं और हमारे high-low method में हमने कॉस्ट से देखा था. Okay, but the things basic remain same here. And last is your statistical method, which is least square method. And all the method are very important. Okay, least square method में हम सिंपल क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को एक इक्वेशन में देते हैं. इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और वेट अ मिनट m प्लस सी भी आप कुछ भी ले सकते हो, आपको जो लेना है mx प्लस सी. c इज फिक्स कॉस्ट, m इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x इज नंबर ऑफ यूनिट, एंड दिस इज टोटल कॉस्ट विच इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. राइट? Now see here, in this example, at 60% capacity, X is 150 hours, Y is 1200. At 80% capacity, X is 200 hours, Y is 125. तो अब देखो आपकी इक्वेशन क्या बनती है दोस्तों. This is your one equation and this is your another equation, and then we solve this equation to get the with like a simultaneous equation. तो हमने क्या यहाँ पे solve किया, देखो हमें दिया हुआ है total cost is 1200 at 150 m प्लस सी. तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है. अनदर इज 1275 एट 200 m प्लस सी. वी सॉल्व दिस एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन गाइस. माइनस 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 कर दो, सी सी कट हो जाएगा. दिस विल बी माइनस 275 इक्वल सॉरी माइनस 75 minus 75 equals to minus 50 m. Therefore m equals to 1.5. Yeah, आ गया. You put this in any of the equation. So this comes to 1200 is equal to 150 into 1.5 plus c. So this comes to 1200 is equal to 150 into 1.5, 225 plus c. Therefore 1200 minus 225 is equal to c. Therefore c equals to 975. So this is your variable cost per unit. This is my fixed cost. So हम क्या करते हैं, in least square method we take two equations and then with simultaneously solving this equation we find the value of your of your variable cost and fixed cost. So whatever method it is asked you in the question, please follow the same method. If it is a written question, अगर MCQ में आपको पूछा गया है तो you follow whatever is best suitable in the given data and go for the solution. Are you all clear, everyone? Okay. Now thereafter guys, the next classification of cost is by controllability. Very simple. जो cost controllable है वो controllable cost, मतलब जो cost को आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, हमारे हाथ में है, वो controllable cost रहेगा. और जो cost हमारे हाथ में नहीं है, जो हम control नहीं कर सकते दोस्तों, वो आपका uncontrollable cost रहेगा. So controllable cost is influenced by the action of manager. कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, ज्यादा कर सकता है, like direct cost. Uncontrollable like cuts apportion cost of your top management. Irrelevant costing के अंदर हम और अच्छे से देखते हैं. So ये एक तरीके से आप अलग अलग कर सकते हो. कंट्रोलेबिलिटी इज ऑलवेज रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल. अब देखो जो टॉप मैनेजमेंट है उनके लिए सब कॉस्ट कंट्रोलेबल है, पर हर एक लेवल पे जो लोग हैं उनके हिसाब से उनकी कॉस्ट कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल रहेगा. और ऐसा बोला जाता है और ऐसा बोलते हो ऐसा ही करते हैं, जो कंट्रोलेबल कॉस्ट रहता है उसके लिए वो मैनेजर को जिम्मेदार ठहराओ, रिस्पॉन्सिबल ठहराओ. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, और जो उसका लिए अनकंट्रोलेबल उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल मत रखो. Then the last one comes as per the normality. कि normality से क्या क्या कॉस्ट आपकी हो सकती है. तो नॉर्मल कॉस्ट जो एक्सपेक्टेड है, जो हमें लगा था, जो होगा, होने वाला था, हुआ, वो नॉर्मल कॉस्ट है. और जो कॉस्ट आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं है और अचानक आ गया, जैसे आपका क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक गिर गया, बहुत बारिश आई, बहुत नुकसान हो गया, अचानक मशीन फेल हो गई, ये सारा कॉस्ट आपका एबनॉर्मल कॉस्ट रहेगा. Please remember, abnormal cost is going to be charged to your costing bundle account, not include unit. Unit cost में abnormal cost तो आप कभी भी नहीं लोगे. Don't worry, we will revisit this in the process costing and we'll do it more nicely in that particular stage. And then the last part comes your different costing technique as per managerial cost.
अब ये हम मार्जिनल कॉस्ट एज पर योर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, अब ये जो कॉस्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ये जो लिस्ट यहाँ पे दी दोस्तों, ये आपके पूरे आगे आने वाले कॉस्टिंग के 14 चैप्टर में कहीं ना कहीं पे अलग अलग जगह यूज आने वाली कॉस्ट है। यहाँ पे मैंने सबको एडअप करके यहाँ पे एक साथ रखी है ताकि आपको रिविजन करते वक्त एक क्लैरिटी से आप फटाफट रिवाइज कर पाओ। ओके, सो सबसे पहले प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, जो कॉस्ट आप काम चालू होने के पहले से डिटरमाइन करके रखते हो, लाइक योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एडवांस में कैलकुलेट करेगा, दैट्स प्रीडिटरमाइंड, पहले से बना के रखा हुआ कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट फॉर मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड एफिशिएंट ऑपरेशन, कि भैया एक कैलकुलेटर को बनने के लिए कितना कॉस्ट आना चाहिए, पहले से हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एंड एक्स्ट्रा, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी होता है वैसे ही एन एक्स्ट्रा कॉस्ट विच यू आर गोइंग टू पे or go to spend for a particular extra unit, additional cost for additional unit. Differential cost, again a kind of extra cost. For example, मैं ऑलरेडी मेरे ये क्लासरूम का 1 लाख रुपीज पर मंथ का रेंट दे रहा हूं, अगर मैं इस क्लासरूम को थोड़ा और बढ़ा दूं तो मुझे 20,000 और लगेगा, तो मेरे लिए डिफरेंशियल कॉस्ट कितना रहेगा, डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना रहेगा, सी वो इंक्रीज, जो इंक्रीज हुआ 20,000 जो नया आया है, दैट इज गोइंग टू माय इंक्रीमेंटल कॉस्ट। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर रिलेवेंट कॉस्टिंग। इम्पीरियड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, झूठी लाइक इंटरेस्ट ऑन माय कैपिटल, तो ये सच में कॉस्ट नहीं है लेकिन मैं मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए इसको कंसीडर करता हूं, दैट्स योर नोशनल कॉस्ट। देन कम्स योर कैपिटलाइज्ड कॉस्ट, कॉस्ट इनिशियल रिकॉर्डेड एज एसेट, लेटर ट्रीटेड एज एक्सपेंस, एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन योर फिनिश प्रोडक्ट, तो जो भी आप इंस्टॉलेशन वगैरह के खर्चा करते हो, ये सब आप जो भी है इसको कैपिटलाइज कर रहे हो, एसेट में ऐड करते हो, दैट इज योर कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज, सेल, एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, जो भी आपका पैसा खर्चा होगा आपके मटेरियल को लेके फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने तक का, वो सारा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगा। वो प्रोडक्ट पे जो लगा आपका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सैक्रिफाइस बाय नॉट चूजिंग अनदर बेस्ट अल्टरनेटिव, मेरे पास 3 अल्टरनेटिव थे, मैं जॉब कर सकता था, खुद का बिजनेस कर सकता था, और मैं कुछ और भी कर, और कुछ नहीं, टाइम पास भी कर सकता, गेम खेल सकता था, तो मेरे तीनों में से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव का जो मैंने सैक्रिफाइस किया है, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो हम खुद से पे कर रहे हैं, एक्चुअल कैश आउटफ्लो आपका होता है। शटडाउन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दैट कंटिन्यू इवन व्हेन देयर इज टेंपरेरी शटडाउन, मैंने मेरी फैक्ट्री बंद कर दी क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत नुकसान हो रहा था, उसके बावजूद मुझे फैक्ट्री के शेड का वॉचमैन रखना पड़ेगा जो फैक्ट्री का ध्यान रखेगा, राइट। जो हम ये शटडाउन डिसीजंस के अंदर अच्छे से देखते हैं दोस्तों, ये वाला कॉस्ट, तो वो शटडाउन कॉस्ट जो बंद होने के बावजूद कुछ ऐसी कॉस्ट होती है दोस्तों जो हमें खर्चनी पड़ेगी वो चीजों को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, संभालने के लिए, तो वो सारी कॉस्ट आपकी शटडाउन कॉस्ट हो जाएगी। देन सम कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो आपने ऑलरेडी स्पेंड कर दी है, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, जो मेरे नए प्रोजेक्ट के करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके लिए खर्चा किया है, भूल जाओ, इट्स सम कॉस्ट अगेन इन योर रिलेवेंट कॉस्टिंग। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, नॉट टाइड टू क्लीन कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट अराइजेस फ्रॉम पीरियडिक आउटलेट डिसीजन लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड यहाँ पे कोई क्लियर कट आपको इनपुट आउटपुट रेशो नहीं है, ओके, ये आपके डिस्क्रिप्शन पे आपका कॉस्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको डिस्क्रिशनरी कॉस्ट बोलेंगे। पीरियड कॉस्ट आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का अपोजिट है दोस्तों, प्रोडक्ट कॉस्ट आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लग रहा है, पीरियड कॉस्ट वो पीरियड के लिए लग रहा है। द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज रेंट। एक्सप्लिसिट इज आउट ऑफ पॉकेट्स कॉस्ट जस्ट लाइक दिस, एंड इम्प्लिसिट इज लाइक अ नोशनल कॉस्ट, जहां पे इमीडिएटली कोई भी कैश फ्लो नहीं हो रहा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपका कैश फ्लो हो रहा है। सो इट्स बेसिकली डिस्क्रिशनरी it's basically a dictionary for you for all the cost, relevant cost which you are going to learn in the whole of your costing syllabus. Right, everyone? Remember, group opposites in the pair minimize, like explicit implicit opposite है, sunk differential opposite, sunk मतलब भूल जाओ, प्रोडक्ट पीरियड अपोजिट है, आउट ऑफ पॉकेट इम्प्यूटेड कॉस्ट अलग अलग है, इम्प्यूटेड नोशनल आउट ऑफ पॉकेट आपकी जेब से जा रहा है, स्टैंडर्ड एंड प्रीडिटरमाइंड अलग अलग है, ओके, स्टैंडर्ड एंड प्रीडिटरमाइंड, सॉरी ये तो सेम है, ये आपका एस्टिमेटेड और ये दोनों अलग अलग है। Then see what common mistake you do here. Sunk cost versus shutdown cost confusion. Please remember, sunk cost मतलब जो कॉस्ट हमने खर्चा कर दिया भूल जाओ, shutdown cost मतलब बंद करने का नहीं, बंद करने के बाद भी जो आएगा वो कॉस्ट होगा, रिमेंबर, ओके, ये एक स्पेसिफिकली याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है। देन योर चैप्टर इंडेक्स कम्स इनटू पिक्चर, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, अपने आप में सब एक एक अलग अलग अपने अपने चैप्टर है दोस्तों, ओके। सी सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जो आपके सिंगल प्रोडक्ट के लिए लगेगा, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जब आप मोर देन 1 यूनिट साथ में बनाओगे तो बैच कॉस्टिंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू लॉट ऑफ डिटेल ऑफ दिस बिकॉज ये अपने आप में पूरे एक चैप्टर है। देन जॉब कॉस्टिंग, जब आपका हर एक स्पेसिफिक ऑर्डर अलग अलग बनने वाला है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आपके कोई पर्टिकुलर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल से ज्यादा चलने वाले हैं, जिसका हम अलग से कॉस्टिंग करेंगे सबके लिए, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो जाएगी।
प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पे एक प्रोडक्ट आपके 3-4 प्रोसेसेस से जाता है तो उसका कॉस्ट कैसे हम असर्टेन करेंगे वो आप सीखते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग, कंसिडर फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। एंड मल्टीपल कॉस्टिंग, जब आपका एक ही प्रोडक्ट 2-3 अलग अलग तरीकों की इंडस्ट्री के साथ मिलकर जाता है या कॉम्प्लीमेंट्री आता है तो वो कैसा होगा। सो दिस आर योर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देन ISA अलाउज मैचिंग नेचर ऑफ आउटपुट टू मेथड। तो आपको ये आपके आउटपुट या इनसे मेथड से आपको अलग अलग चीजों से आपको मैच करने बोल सकते हैं कि इससे क्या मैच होता है, ये कौन से कॉस्टिंग में जाएगा। देखो, तो वी विल गेट अ मोर बेटर इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस व्हेन वी गो इनटू ईच ऑफ द चैप्टर, बट वेरी बेसिक यू मस्ट बी डेफिनेटली नोइंग। Then comes your main most important chapters are your techniques of costing, uniform costing, जब आपके multiple firms in industry agree to follow same costing system। हमारी कैलकुलेटर की इंडस्ट्री ने सबने तय किया है कि हम एक तरीके की कॉस्टिंग सिस्टम यूज करेंगे। That comes यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपके डिसीजन मेकिंग के लिए एडिशनल यूनिट के चीजें के बारे में बात करती है। वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देती है, फिक्स कॉस्ट को छोड़ देती है पीरियड कॉस्ट मानकर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब हम हर चीज को एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बना के रखते हैं और फिर बाद में स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और आपका वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि गड़बड़ कहां पे हुई है, जो हमने सोचा था और जो हमने किया, गड़बड़ कहां पे हुई है, किस चीज की वजह से और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, असर्टेन ऑफ कॉस्ट आफ्टर इट इज इंकर्ड। पोस्ट कॉस्टिंग, सब कुछ होने के बाद। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग चार्जेस ऑल कॉस्ट, अपोजिट टू मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग चार्जेस ओनली वेरिएबल कॉस्ट। आपका अपॉर्शन कॉस्टिंग चार्जेस ऑल द कॉस्ट to the particular product. Okay, so guys, so that's all and end of this chapter, guys. I have made maximum efforts in explaining this to you, to give you a quick revision. We have taken only 1 hour 15 minutes to quickly revise everything. Okay, एंड देन इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर मैंने कुछ फॉर्मूलाज का आपको दिया हुआ है, कुछ मिस्टेक्स मैंने कंपाइल करके दी दोस्तों जो आपसे हो जाती है इसके बावजूद, और कहीं कहीं पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आप फटाफट रिवाइज एक बार वापस कर सकते हो। ऐसे मैंने नोट्स बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत चीजें यूज की है, AI भी मैंने इसमें यूज किया हुआ है ताकि मैं 10-15 अलग अलग अटेम्प्ट के पेपर को समराइज करके आपके नोट से रिलेट कर सकूं। ओके, बिकॉज दैट्स नॉट एनी नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू पुट नाउ दिस एफर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ AI. Everything is been used to bring ready-made things for you. So please, if you liked it, please guys, if you liked it anyway, please share with your friends and reach out to the maximum ताकि maximum बच्चों का ये benefit हो। Like the video, let me know in the comment section how was this if you liked, because that's the only motivation for me. Again, as I said you, it's a live premiere for you, but मैं बीच-बीच में chat में कभी-कभी आ जाऊंगा आपको। Please stay tuned to our chat, to our channel. Please stay tuned to my Telegram channel ताकि आपको आगे आने वाले भी सारे सेशंस के बारे में सही इंफॉर्मेशन यहां से मिलती रहे। Okay, that's it. Thank you so much, guys. It was so great. See you in our chapter number 2. Quick, rapid revision just like this. Bye-bye. Take care.